तो स्वागत है आप सभी का आज के नई वीडियो में। आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इस वीडियो में हम लोग 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में, विस्तृत व्याख्या के साथ ही थ्योरी सेक्शन भी कवर करेंगे। थ्योरी सेक्शन प्लस 10 एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम्स बीपीएससी टीआरई 4.0, पुलिस, ग्रुप डी, एसएससी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। भारत का संविधान, हमारे मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देता है। ये अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य हैं और इनके उल्लंघन पर न्यायालय की शरण ली जा सकती है। अर्थात भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक प्रदान किए गए भारत के नागरिकों को, जिनमें समानता का अधिकार अनुच्छेद 1414 से 18 तक दिया गया है, जिसमें कानून के समक्ष बराबरी और धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक इसमें उल्लेख किया गया है। इसमें मानव तस्करी, जबरन श्रम, जबरन मजदूरी और 14 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका उल्लेख किया गया है। किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका उल्लेख किया गया है। इसमें भाषण, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा और जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। भारत के नागरिकों को शिक्षा का अधिकार की बात करें, अनुच्छेद 21 ए में इसका उल्लेख किया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक इसका उल्लेख किया गया है। इसमें संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 1930, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 और समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक प्रदान किए गए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में दिया गया है। नेक्स्ट इन्फोग्राफिक के आधार पर समझते हैं। ये हम देख ही चुके हैं। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेख किया गया है। भारत संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ये आपके एग्जाम्स में सीधा ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है, या संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को किसने कहा है। बात करें मौलिक अधिकार का प्रावधान। मौलिक अधिकार का प्रावधान यूएसए, यह प्रावधान अमेरिका की संविधान से लिया गया है, बिल ऑफ राइट्स से। अमेरिका के संविधान बिल ऑफ राइट्स से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, जो कि भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। संविधान में इन्हें संविधान में मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। भारत का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकारों को कहा गया है भारतीय संविधान में। चलिए प्रश्न देखते हैं। मौलिक अधिकारों की प्रकृति के संदर्भ में विचार करें। कथन फर्स्ट है, मौलिक अधिकार ये अधिकार न्यायोचित जस्टिसिएबल हैं, यानी इनके उल्लंघन पर अदालत जाया जा सकता है। कथन 2 है, ये अधिकार असीमित नहीं है, राज्य इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। कथन 3, आपातकाल के दौरान
अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। मौलिक अधिकार न्यायोचित जस्टिसिएबल हैं, सही बात है। यानी इनके उल्लंघन पर अदालत जाया जा सकता है। यदि आपके अधिकारों का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए बाध्य हैं। आप अदालत का रुख कर सकते हैं, अदालत जा सकती हैं। ये अधिकार असीमित नहीं है, राज्य इन पर उचित प्रबंध लगा सकता है। ये भी कथन सत्य है। यह सीमित अधिकार है, असीमित नहीं है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। यह भी कथन सत्य है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जा सकता है, परंतु 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत अनुच्छेद 20 जिसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है और अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट है समानता के अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका उल्लेख किया गया है। समानता का अधिकार का के बारे में क्या सही है? कथन फर्स्ट, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 3 कथन 3 अनुच्छेद 18 सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य सभी उपाधियों पर रोक लगाता है। बात करें कथन फर्स्ट की, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है। सही कथन है यह। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी के अंत से संबंधित है। यह भी कथन सत्य है। अनुच्छेद 18 सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य सभी उपाधियों पर रोक लगाता है। यह भी कथन सत्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1, 2 और 3 सभी कथन सत्य है। बात करें समानता का अधिकार के प्रमुख प्रावधान, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक जिनका उल्लेख किया गया है संविधान में। अनुच्छेद 14 इसमें विधि के समक्ष समानता। राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह अनुच्छेद 14 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 15 की बात करें तो भेदभाव का निषेध किया गया है, जैसे धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह उल्लेख अनुच्छेद 15 में किया गया है भेदभाव का निषेध के अंतर्गत। अनुच्छेद 16 की बात करें तो इसमें अवसर की समानता प्रदान की गई है भारत के नागरिकों को, जैसे सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर की गारंटी देना। यह अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 17 की बात करें अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता छुआछूत का उन्मूलन और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है। अनुच्छेद 18 की बात करें तो इसमें उपाधियों का अंत दिया गया है। सेना या अकादमिक सम्मान को छोड़कर राज्य द्वारा उपाधि प्रदान करने पर रोक है। यह समानता का अधिकार की प्रमुख प्रावधान थे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 के तहत दी गई स्वतंत्रताओं पर विचार करें। कथन फर्स्ट है इसमें वर्तमान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल हैं। कथन 2 इसमें प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित इम्प्लीड है मानी जाती है। कथन 3 शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने पर अधिकार इसमें शामिल है। सही विकल्प का चयन करें। इसमें वर्तमान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल हैं। यह कथन गलत है। इसमें वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करें, वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे कौन सी स्वतंत्रता अब वर्तमान में शामिल नहीं है, मूल संविधान में कितनी और कौन-कौन सी स्वतंत्रताएं शामिल थी। कथन 2 की बात करें, प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित मानी जाती है इसमें, यह कथन सत्य है। कथन 3 शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार इसमें शामिल है, यह भी कथन सत्य है।
वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं हैं। मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल 2 और 3 सही है। अनुच्छेद 19 के तहत संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत 6 स्वतंत्रताएं, मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, जो कि इस प्रकार हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 एक ए के तहत अपने विचारों को व्यक्त करने, प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना पाने का अधिकार अनुच्छेद 19 एक ए में दिया गया है। शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के सभा की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 एक बी के तहत बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सभा या रैली करने का अधिकार प्रदान किया गया है। संघ, यूनियन या सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता 19 एक सी में दी गई है, जिसमें संस्थाएं, राजनीतिक दल या संघ बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। भारत के पूरे क्षेत्र में निर्बाध घूमने की स्वतंत्रता 19 एक डी के तहत प्रदान की गई है। देश के किसी भी हिस्से में आने जाने का अधिकार है, यह स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट है भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता 19 एक ई के तहत दी गई है। देश में कहीं भी रहने या घर बनाने का अधिकार। बात करें 19 एक एफ की। 19 एक एफ जो कि संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार, इसे वर्तमान में हटा दिया गया है। इस अधिकार को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो मूल संविधान में 7 मौलिक स्वतंत्रताएं थी। संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300 का में इसे जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट है पेशे, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता 19 एक जी में इसका उल्लेख किया गया है। अपनी आजीविका चुनने या व्यवसाय करने का अधिकार प्रदान किया गया है 19 एक जी में। बात करते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के तहत सभी नागरिकों को मूल रूप से 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, अधिकार दिए गए हैं। इसमें अभिव्यक्ति, सभा, संघ, भ्रमण, निवास और व्यवसाय से संबंधित हैं। अभिव्यक्ति, सभा करने, संघ बनाने, भ्रमण करने, निवास करने और भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में व्यवसाय करने से संबंधित स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, जो कि लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक हैं। अनुच्छेद 20 की बात करें, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। यह कानून के उल्लंघन के अलावा किसी व्यक्ति को सजा से बचाता है। अनुच्छेद 21 की बात करें, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है। किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 ए में शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण प्रदान किया गया है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23-24 के संदर्भ में विचार करें। कथन फर्स्ट है अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम बेगार पर रोक लगाता है। कथन 2 अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में लगाने से रोकता है। कथन 3 ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है। सही कथन है। अनुच्छेद 23 में मानव का तस्करी, अनैतिक व्यापार और जबरन श्रम 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को या 18 वर्ष से अधिक के लोगों को जबरदस्ती श्रम पर लगाना, यह अनुच्छेद 23 के तहत अनुच्छेद 23 के तहत यह अधिकार प्रदान किया गया भारत के नागरिकों को। यह कथन सत्य है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में लगाने से रोकता है। 14 कम उम्र के बच्चों को बंधुआ मजदूरी करवाना, उन्हें जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाना, यह अधिकार प्रदान किया जाता है संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत।
ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। यह कथन गलत है। यह कथन भारतीय नागरिकों को साथ-साथ विदेशियों को भी विदेशियों को भी यह अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय नागरिकों के साथ-साथ विदेशी नागरिकों को भी यह अधिकार प्रदान किए गए हैं। सही आंसर है कथन 1 और 2 सही हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बारे में क्या सत्य है? कथन फर्स्ट, अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। कथन 2, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में दी गई है। कथन 3, राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है। अतः इनमें से कौन सा विकल्प सही है? राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है। यह कथन गलत है। शिक्षण सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध है। धार्मिक शिक्षा पर रोक है। यह कथन गलत है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में दी गई है। कथन सत्य है। अनुच्छेद 25 में किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। यह कथन भी सही है। सही आंसर है ऑप्शन ए। केवल एक और दो सत्य हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 25 टू 28 अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 26 की बात करें, धार्मिक मामलों के प्रबंधन जैसे सामूहिक धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म को बढ़ावा देने के लिए, कर देने के लिए बाध्य न किया जाना। अनुच्छेद 28 सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने से स्वतंत्रता। नेक्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस रिट के बारे में क्या सही है? इसका अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करना। कथन 2, यह केवल सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जारी की जा सकती है, निजी व्यक्तियों के नहीं। कथन 3, किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत से मुक्त कराने के लिए जारी की जाती है। कथन फर्स्ट, इसका अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करना। सत्य है। कथन 2, केवल सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जारी की जाती है, निजी व्यक्तियों के खिलाफ नहीं। यह कथन गलत है। यह सरकारी प्लस निजी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ रिट जारी की जा सकती है। यह किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत से मुक्त कराने के लिए जारी की जाती है। यह भी कथन सत्य है। सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल एक और 3। बात करें रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है और हाई कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 226 के तहत यह अधिकार प्रदान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत। भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। अनुच्छेद 32 के तहत और सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है। इसमें 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। ये रिट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक उपचार का हिस्सा है। यह 5 प्रकार की रिट हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को छोड़ने के लिए। 2 नंबर दूसरी है परमादेश मैंडेमस, किसी सार्वजनिक अधिकारी को अपना कर्तव्य निभाने का आदेश दिया जाता है। 3 है प्रतिषेध प्रोहिबिटेशन
प्रोहिबिशन निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने से रोकना। नंबर 4 है उत्प्रेषण सर्टियोरेरी निचले न्यायालय के फैसले को रद्द करने और उच्च न्यायालय में मामला स्थानांतरित करने के लिए। अंतिम में 5वीं अधिकार परीक्षा क्वो वारंटो किसी व्यक्ति से यह पूछना कि उसने किस अधिकार से सार्वजनिक पद संभाला है। यह 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जारी करने का अधिकार है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार पर विचार करें। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। कथन 2 इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकते हैं। कथन 3 है यह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। कथन फर्स्ट है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। सही है कथन। कथन 2 इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकते हैं। यह कथन गलत है। यह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। यह कथन सत्य है बिल्कुल। अतः सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 1 और 3। नेक्स्ट है शिक्षा के अधिकार राइट टू एजुकेशन के संदर्भ में विचार करें। कथन फर्स्ट है इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। सही कथन है यह अनुच्छेद 21 ए के तहत एक मौलिक अधिकार है। यह भी कथन सत्य है। कथन 3 यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। यह भी कथन सत्य है। सही आंसर है ऑप्शन सी 1, 2 और 3। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण अनुच्छेद 29-30 पर विचार करें। अनुच्छेद 29 नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। कथन 2 अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है। यह कथन 3 अधिकार केवल भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए है। अनुच्छेद 29 नागरिकों को किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। कथन सत्य है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है। यह भी कथन सत्य है। कथन 3 ये अधिकार केवल भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए है। यह कथन गलत है। ये अधिकार भाषाई और धार्मिक भाषाई और धार्मिक दोनों अल्पसंख्यकों को प्रदान की जाती है। भाषाई और धार्मिक दोनों अल्पसंख्यकों को प्रदान किए जाते हैं। भाषाई और धार्मिक सही आंसर है ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और 2। ये दोनों कथन सही हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन के संदर्भ में विचार करें। कथन 1 संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। कथन 2 संशोधन के लिए केशवानंद भारती केस के अनुसार मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता। कथन 3 मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। बात करें केशवानंद भारती केस की। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य यह 1973 में केस हुआ था। घटना 1973 में हुई थी। इसमें सबसे बड़ी 13 जज की
सबसे बड़ी 13 जज की बेंच बैठी थी, जिसमें निर्णय 7-6 के आधार पर आया था। 7 जज केशवानंद भारती के पक्ष में थे और 6 जज केरल राज्य के पक्ष में उन्होंने अपना फैसला सुनाया था। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, यह कथन सत्य है। केशवानंद भारती केस के अनुसार मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता। यह फैसला 1973 में आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में, जिसमें सबसे बड़ी 13 जज की बेंच बैठी थी। फैसला 7-6 के आधार पर आया था। 7 जजों ने कहा था कि संविधान के मूल ढांचे में बेसिक स्ट्रक्चर में को नहीं बदला जा सकता है और 6 जजों ने कहा था कि इसे बदला जा सकता है। इसे 7 जजों के आधार पर यह फैसला सुनाया गया था, बहुमत के आधार पर। मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, यह कथन गलत है। इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। साधारण बहुमत की नहीं, बल्कि विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 कथन सत्य हैं।